आज हम चैप्टर सेट में एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 को स्टडी करेंगे। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज 1.1 में जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। हमारे पास क्वेश्चन फर्स्ट में टोटल 9 पार्ट हैं। हमें इन 9 पार्ट्स में ये बताना है कि कौन से समुच्चय हैं और कौन से समुच्चय नहीं है, और साथ में हमें रीजन भी देना है। तो इसमें हम पहला पार्ट देखते हैं। पहला पार्ट दे रहा है जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह। फिर से एक बार देख लेंगे। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले, जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, ये हमारा समुच्चय है या नहीं, हमें ये बताना है। तो बच्चों, समुच्चय के लिए हम पढ़ चुके हैं कि जो वस्तुओं का सुपरिभाषित समूह या संग्रह होता है वो समुच्चय कहलाता है। तो हमें यहाँ पर ये देखना होगा कि जो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीने हैं ये सुपरिभाषित हैं अथवा नहीं है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष हैं वो जनवरी, जून, जुलाई, ये हमारे जो महीने हैं जनवरी है, जून है और जुलाई है। तो हमको पता है कि यहाँ पर जो समुच्चय है इसमें कुल 3 एलिमेंट्स आएंगे, जनवरी, जून और जुलाई। तो इसका मतलब यहाँ पर जो संग्रह दिया गया है वो हमारा सुपरिभाषित संग्रह है, और जबकि संग्रह सुपरिभाषित है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। तो इसलिए हमारा जो जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह है ये हमारा समुच्चय है, ये हमारा समुच्चय है। तो इसको हम औचित्य में लिख सकते हैं, चूंकि दिया गया संग्रह सुपरिभाषित है अतः यह समुच्चय होगा। ठीक है। इसके बाद में सेकंड पार्ट देखेंगे। भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। सेकंड पार्ट में कहा रहा है कि जो भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखक हैं उनका संग्रह बताना है। तो बच्चों, यहाँ पर हम एक चीज समझ सकते हैं कि जैसे मान लिया कोई भी जो लेखक है वो हमारे लिए अगर प्रतिभाशाली है तो यह जरूरी नहीं है कि वह किसी दूसरे के लिए भी प्रतिभाशाली होगा। हो सकता है कि वह उसके लिए प्रतिभाशाली ना हो। मतलब यहाँ पर यह निश्चित रूप से नहीं बताया जा सकता है कि प्रथम 10 प्रतिभाशाली लेखकों में हम किन किन लेखकों के नाम को अंकित करेंगे। तो चूंकि यहाँ पर जो संग्रह है वो सुपरिभाषित नहीं है, इसलिए हमारा यह समुच्चय नहीं होगा। तो इसलिए ये हमारा समुच्चय नहीं होगा। तो बच्चों, इसको अपने शब्दों में लिख लेंगे कि चूंकि दिया गया संग्रह सुपरिभाषित नहीं है अतः यह समुच्चय नहीं होगा। इसके बाद में थर्ड देखते हैं। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो यहाँ पर भी वही चीज है कि भाई विश्व में जो 11 बल्लेबाजों का हमें संग्रह बनाना है, तो कोई बल्लेबाज हमारे लिए विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का, ध्यान रखेंगे, विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह। तो कोई बल्लेबाज हमारे लिए सर्वश्रेष्ठ है तो यह जरूरी नहीं है कि वह किसी अन्य के लिए भी सर्वश्रेष्ठ हो। तो कहने का तात्पर्य है, हम यहाँ पर यह नहीं कह सकते निश्चित रूप से कि जो संग्रह है वो हमारा सुपरिभाषित है। तो इसलिए यहाँ पर जो हमारा समुच्चय है ये नहीं होगा। तो इसलिए हमारा ये जो संग्रह है ये समुच्चय नहीं होगा। इसके बाद में फोर्थ पार्ट देखेंगे। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह। आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह है। तो यहाँ पर ये निश्चित कर दिया गया है कि पूरी कक्षा में से सिर्फ हमें बालकों का संग्रह लेना है। तो इसलिए यहाँ पर जो संग्रह है वो हमारा सुपरिभाषित है। तो जब सुपरिभाषित संग्रह है तो इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। इसलिए ये हमारा समुच्चय होगा। इसके बाद में फिफ्थ में है 100 से कम
सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह। 100 से कम प्राकृत संख्याएं बच्चों हम जानते हैं कौन कौन सी होती है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन 99 तक। तो यहाँ पर हम जो संग्रह हमें दिया गया है वो हमारा सुपरिभाषित है। यहाँ पर जो संख्याएं हमारी होंगी वो 1 से स्टार्ट होकर और कहाँ तक होंगी, 99 तक होंगी। तो चूंकि हमारा ये जो संग्रह है ये सुपरिभाषित है, इसलिए हमारा जो दिया गया संग्रह है वो क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। तो इसलिए हमारा ये समुच्चय हो जाएगा। इसके बाद में नेक्स्ट पार्ट 6 है, लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह। लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित उपन्यास। तो बच्चों यहाँ पर जो संग्रह है ये भी सुपरिभाषित है, क्योंकि लेखक प्रेमचंद्र द्वारा लिखित जितने भी उपन्यास हैं उनकी हम एक श्रृंखला बना सकते हैं, उनको हम संग्रहित कर सकते हैं। तो इसलिए जो हमारा संग्रह है वो कैसा होगा, समुच्चय होगा। सुपरिभाषित है संग्रह, तो इसलिए हमारा क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। इसके बाद में 7th पार्ट है, सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। तो सम पूर्णांक हमारे कहाँ से स्टार्ट होते हैं, 2 से स्टार्ट होते हैं। तो जैसे कि हम जानते हैं कि जो सम पूर्णांक है उनका संग्रह हमारा सुपरिभाषित है। तो जब संग्रह सुपरिभाषित है तो ये हमारा क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। तो सम पूर्णांकों के संग्रह में जैसे हम बता सकते हैं 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो ये हमारा सुपरिभाषित है। तो सुपरिभाषित होने के कारण संग्रह हमारा क्या हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। इसलिए भी हमारा क्या होगा, समुच्चय होगा। इसके बाद में हम 8th पार्ट देख लेंगे, इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह। तो बच्चों इस अध्याय में हमारे कुल कितने प्रश्न हैं, तो यह भी हमारा क्या है, सुपरिभाषित है। हम उसको गिन सकते हैं, काउंट कर सकते हैं कि इस अध्याय में हमारे कुल कितने प्रश्न हैं। तो इसलिए हमारा यह संग्रह सुपरिभाषित है। तो इसलिए हमारा संग्रह कैसा हो जाएगा, समुच्चय हो जाएगा। इसलिए हमारा ये संग्रह भी समुच्चय होगा। और लास्ट इसके बाद में 9th पार्ट है, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो बच्चों विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों को हम यह निश्चित नहीं कह सकते कि कोई जानवर हमारे लिए खतरनाक है तो वह दूसरे के लिए भी खतरनाक होगा। हमारे लिए हो सकता है शेर खतरनाक है, अन्य के लिए हो सकता है हाथी खतरनाक हो। तो इसलिए हम यहाँ पर स्पष्ट नहीं कह सकते कि कौन सा जानवर अधिक खतरनाक है और कौन सा जानवर कम खतरनाक है। तो जो संग्रह है हमारा ये सुपरिभाषित नहीं है, जिसके कारण ये संग्रह हमारा समुच्चय भी नहीं होगा। तो ये जो हमारा संग्रह लास्ट वाला था ये भी हमारा समुच्चय नहीं होगा। तो बच्चों यहाँ पर हमने क्वेश्चन फर्स्ट के 9th पार्ट में हमें औचित्य के रूप में जो भी शब्द प्रयोग करने हैं उनको आप अपने शब्दों में यूज कर सकते हैं। बाकी आपको ये समझना था कि समुच्चय होने के लिए, जैसा कि हम पढ़ चुके थे कि जो वस्तुएं हैं उनका सुपरिभाषित संग्रह होना चाहिए। तो इसलिए जो संग्रह हमारे सुपरिभाषित थे वे तो समुच्चय के अंतर्गत आए, और जो सुपरिभाषित संग्रह नहीं थे वे हमारे समुच्चय के अंतर्गत नहीं आए। इसके बाद में बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 2 को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 हमारा दिया है, मान लीजिए एक सेट ए हमको दिया गया है जिसमें एलिमेंट है 1, 2, 3, 4, 5, 6 और आगे क्वेश्चन कह रहा है रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक बिलोंग टू अथवा डज नॉट बिलोंग टू भरिए। तो हमको 2 प्रतीक दिए गए हैं, एक बिलोंग का है और एक डज नॉट बिलोंग का है। हमको इन दोनों सिंबल को इन रिक्त स्थानों में भरना है। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं, 5 और ए। तो 5 ए में बिलोंग कर रहा है या नहीं, उसके लिए हम सेट ए देखते हैं। तो जो सेट ए है उसमें हमारा एलिमेंट 5 बिलोंग कर रहा है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो सेट ए दिया गया है उसमें एलिमेंट 5 बिलोंग कर रहा है। तो इसलिए हमारा 5 बिलोंग टू ए हो जाएगा। इसी तरह से बच्चों सेकंड पार्ट में देखेंगे 8 ए में बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो उसके लिए जो सेट ए है हमारा उसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एलिमेंट 8 नहीं है। इसका मतलब जो 8 है
वो ए में बिलोंग नहीं कर रहा है। इसके बाद में बच्चों हम थर्ड पार्ट देखेंगे, 0 ए में बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो उसी तरह से देख सकते हैं कि जो सेट ए है उसमें हमारा एलिमेंट 0 नहीं है, तो इसलिए जो 0 है वो ए में बिलोंग नहीं करेगा। इसके बाद में हम फोर्थ पार्ट देख सकते हैं, जो एलिमेंट 4 है वो ए में बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो हम देख सकते हैं सेट ए में एलिमेंट हमारा 4 है, तो इसलिए 4 ए में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। उसी प्रकार फिफ्थ पार्ट 2, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जो 2 है वो भी ए में है, इसलिए तो 2 है वो ए में क्या करेगा, बिलोंग करेगा। और लास्ट में क्वेश्चन नंबर इसका 6 पार्ट, तो इसमें 10 ए में बिलोंग कर रहा है या नहीं। तो हम देख सकते हैं कि जो सेट ए है उसमें एलिमेंट 10 नहीं है, इसका मतलब जो 10 है वो ए में बिलोंग नहीं करेगा। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। इसके बाद में बच्चों हम क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। तो हमारे पास में प्रश्न 3 है जो कि दिया गया है, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। तो हमको 1 to 6 ये पार्ट दिए गए हैं और ये जो हमारे समुच्चय हैं ये गुण विधि के रूप में दिए गए हैं और इन्हें हमें रोस्टर रूप में लिखना है। तो बच्चों हमने जब आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था तो उसमें समुच्चय को निरूपित करने की 2 विधियां पढ़ाई थी, पहली थी रोस्टर विधि और दूसरी थी गुण विधि, और उसके एग्जाम्पल भी कराए थे। तो यहाँ पर देखते हैं इसका आंसर क्या होंगे। तो पहले का आंसर हमको सेट ए कह रहा है x सच दैट x एक पूर्णांक है और x ग्रेटर देन -3 लेस देन 7। तो यहाँ पर जो सेट ए में एलिमेंट्स आएंगे x के, वो एलिमेंट्स हमारे -3 से ग्रेटर होने चाहिए और 7 से लेस होने चाहिए। तो इसको हम रोस्टर रूप में लिख लेंगे। तो रोस्टर रूप में लिखने के लिए हमको पता है कि इसमें जो एलिमेंट्स होते हैं वो मंझले कोष्ठक के भीतर लिखे जाते हैं और प्रत्येक 2 एलिमेंट्स को अलग करने के लिए उनके बीच में कॉमा साइन का यूज किया जाता है। तो इसको हम लिख लेंगे। तो -3 से ग्रेटर एलिमेंट जो है वो -2, फिर कॉमा लगा के -1, फिर कॉमा 0, फिर कॉमा 1, फिर 2, 3, 4, 5 एंड 6। क्योंकि जो एलिमेंट है वो 7 से क्या होना चाहिए, लेस। तो लेस एलिमेंट कहाँ तक आएगा, 6 तक आएगा। तो ये हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके बाद में सेकंड का देख लेंगे सॉल्यूशन। सेकंड सेट दिया गया है x सच दैट x संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम प्राकृत संख्याएं हम जानते हैं कौन कौन सी होती हैं, 1, 2, 3, 4 एंड 5। तो इसको हम रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। तो रोस्टर फॉर्म में कर्ली ब्रैकेट में 1, 2, 3, 4, 5, ये इसका आंसर हो जाएगा। इसके बाद में थर्ड क्वेश्चन दिया है, सेट सी है और कह रहा है x सच दैट x 2 अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। हमको यहाँ 2 अंकों की प्राकृत संख्या लिखनी है और उन संख्या के जो अंक होंगे उनका योगफल कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो ऐसी कौन कौन सी संख्याएं होंगी, तो हम देखते हैं, उनको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो यहाँ पर सेट सी है, तो पहली संख्या होगी वो हो जाएगी 1, 7, 17। तो यहाँ पर जब हम इनके अंकों का योग करेंगे तो 1 और 7 को जब ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। इसके बाद में इसका जो दूसरा नंबर आएगा वो 26 आ जाएगा, क्योंकि 2 और 6 को ऐड करने पर 8 मिलेगा। तीसरा एलिमेंट आ जाएगा 35, 3 और 5 को ऐड करेंगे तो 8 आ जाएगा। फिर फोर्थ एलिमेंट आ जाएगा 44, 4 और 4 को ऐड करने पर 8 मिलेगा। फिर आ जाएगा 53,
फिर आ जाएगा 62, फिर आ जाएगा 71 और लास्ट में हमारा आ जाएगा 80। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि हमारे जो एलिमेंट्स हैं उनके अंकों का जब हम योग करेंगे तो हमारा किसके इक्वल आएगा, 8 के। तो ये हमारी सभी प्राकृतिक संख्याएं ऐसी हैं जिनके अंकों का योगफल कितना है, 8 है। तो यही इसका क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन। इसके बाद में फोर्थ पार्ट देख लेंगे। इसमें सेट डी दिया गया है और कह रहा है एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो 60 की भाजक है। तो 60 की भाजक अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी होती है, तो वो हम जानते हैं 2 है, फिर 3 है और 5 है। तो 2, 3, 5 ये 3 अभाज्य संख्याएं ऐसी हैं जो कि 60 की क्या है, भाजक हैं। तो इसको लिख लेंगे, ये सेट डी हमारा दिया गया है। तो कर्ली ब्रैकेट में आ जाएगा 2, 3, 5। इसके बाद में हम फिफ्थ पार्ट देख लेंगे। फिफ्थ में क्या रहा है, ई इज इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो सेट ई हमारा जो है वो ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। तो यहाँ हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख लेंगे। तो ये हो जाएगा सेट ई इज इक्वल टू, अब यहाँ पर जो हमारे अक्षर में जो हमारे लेटर्स हैं, जैसे कि यहाँ पर हम देख सकते हैं टी हमारा 1, 2, तो टी हमारा 2 बार आया है, लेकिन हम इसको जब रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे तो एक बार में ही यूज करेंगे, क्योंकि हमने पढ़ा है कि समुच्चय के लिए जो अवयव हैं वो कैसे होने चाहिए, सुस्पष्ट भी होने चाहिए। तो सुस्पष्ट के लिए प्रत्येक अवयव एक बार लिखा जाता है, इसलिए हम टी को एक बार यूज करेंगे। तो ये आ जाएगा हमारा टी। फिर आर देख सकते हैं, हमारा आर भी 2 बार आया है, तो आर को हम एक बार में ही यूज करेंगे, आर। फिर आई हमारा एक बार ही है, तो आई। फिर हमारा जी। फिर हमारा ओ देख रहे हैं 2 बार आया है, तो ओ को भी हम एक बार यूज करेंगे। फिर हमारा एन, एन भी हमारा एक बार है। फिर ओ हो गया। फिर हमारा एम, एम भी हमारा एक बार में है। फिर हमारा ई भी एक बार में है, ई। फिर टी यूज होकर लिया है, आर यूज कर लिया है, और लास्ट में हमारा क्या बचा है, वाई। तो हमारा ये हो जाएगा वाई। तो टी आर आई जी ओ एन एम ई वाई, तो ये हमारे इतने लेटर्स आएंगे। तो ये हमारा रोस्टर फॉर्म हो गया फिफ्थ का। इसके बाद में हमारा 6 नंबर है, सेट एफ दिया गया है और इसमें सेट में बेटर के सभी अक्षरों का समुच्चय लिखना है। तो बेटर के सभी अक्षरों का समुच्चय रोस्टर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो ये हमारा सेट एफ है। फिर इसमें हम देख लेते हैं कि बी एक बार आया है, तो बी लिख लेंगे। फिर ई 2 बार है, तो ई का हम एक ही बार यूज करेंगे। इसी तरह से टी 2 बार है, एक बार यूज करेंगे। और फिर हमारा क्या बचा, आर। तो ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो हमारा गुण विधि के रूप में दिया गया था और हमें इसे रोस्टर के रूप में लिखना था। तो ये हमारा रोस्टर रूप है। इसके बाद में हम क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 हमारा दिया है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। इसमें 1 to 5th पार्ट हैं। तो यहाँ पर जो हमारे क्वेश्चन में पार्ट्स हैं वो रोस्टर फॉर्म में दिए हैं और हमें इन्हें किस फॉर्म में लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में। तो बच्चों हम पढ़ चुके हैं समुच्चय निर्माण रूप में
जो समुच्चय के अवयव होते हैं उनके विशेष गुणों के आधार पर समुच्चय को लिखा जाता है। तो देखेंगे इसमें तो यहाँ पर जो फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें समुच्चय में एलिमेंट दिए हैं 3, 6, 9, 12। तो फर्स्ट पार्ट है जो उसमें एलिमेंट्स हमारे 3, 6, 9, 12 हैं। तो हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिख लेंगे। समुच्चय निर्माण रूप में इंडिकेशन हम लगाते हैं x such that x। फिर यहाँ पर देख सकते हैं 3, 6, 9, 12, ये हमारा 3 का टेबल है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। तो ये हमारा 3n के इक्वल हो जाएगा, वेयर n बिलोंग टू कैपिटल N एंड n लेस और इक्वल टू 4। n बिलोंग टू कैपिटल N मतलब यहाँ पर ये जो स्मॉल n हमने यूज किया है ये हमारा क्या है, प्राकृतिक संख्याएं हैं। और जो n है हमारा, इसकी वैल्यू 4 से क्या होगी, लेस और इक्वल होगी। तो यहाँ पर n की वैल्यू कौन कौन सी कंसीडर की जाएंगी, 1 2 3 4। तो जब यहाँ पर n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 3 इंटू 1 कितना आ जाएगा, 3। फिर हम n की वैल्यू 2 यहाँ पर पुट करेंगे तो 3 2 जा 6। ऐसे n की वैल्यू 3 आएगी यहाँ से, तो 3 3 जा 9 और n की वैल्यू लास्ट में कितनी आएगी, 4। तो 3 इंटू 4 12। तो ये हमारा जो फर्स्ट पार्ट है उसका समुच्चय निर्माण रूप है। इसके बाद में हम सेकंड को देख लेंगे। सेकंड में हमारा जो सेट है उसमें एलिमेंट दिए हैं 2, 4, 8, 16, 32। तो बच्चों यहाँ से हमें देखने में स्पष्ट हो रहा है कि जो आगे वाला टर्म है वो पहले के स्क्वायर में है। तो जैसे कि 2, फिर 2 का स्क्वायर 4, फिर 2 की पावर 3 8, 2 की पावर 4 करें तो 16 और 2 की पावर 5 करें तो 32। मतलब ये जो टर्म्स हैं वो 2 की पावर के फॉर्म में है। तो इसको हम लिख लेंगे समुच्चय निर्माण में x such that x is equal to 2 की पावर n, वेयर n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर में और n जो है वो लेस आर इक्वल टू किसके है, 5 के। मतलब यहाँ पर जो n है वो प्राकृतिक संख्याएं होंगी, 1 से स्टार्ट होंगी, लेकिन कहाँ तक इसकी रेंज होगी, 5 तक, लेस और इक्वल टू 5। मतलब n की जो वैल्यू है वो कौन कौन सी कंसीडर की जाएगी, 1 2 3 4 5। तो इसलिए जब यहाँ पर हम n की वैल्यू 1 पुट करेंगे तो 2 1 जा 2, फिर जब यहाँ से 2 पुट करेंगे तो 2 की पावर 2 कितनी हो जाएगी, 4। 3 करेंगे 2 की पावर 3 8। ऐसे यहाँ पर जब 5 पुट करेंगे तो 2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, 32। तो ये हमारा इसका समुच्चय निर्माण रूप है। इसके बाद में थर्ड पार्ट देख लेंगे। थर्ड पार्ट में जो हमारे सेट में एलिमेंट्स दिए हैं वो 5, 25, 125, 625। तो यहाँ पर भी हम बच्चों देख रहे हैं कि जो एलिमेंट्स है वो 5 की पावर के फॉर्म में है। जैसे हम 5 की पावर 1 करें तो 5 आएगा, 5 की पावर 2 करें तो 25 आएगा, 5 की पावर 3 करें तो 125 और 5 की पावर 4 करें तो 625। तो इसको हम लिख सकते हैं समुच्चय निर्माण रूप में x such that x is equal to 5 की पावर n, वेयर n बिलोंग किसमें कर रहा है, नेचुरल नंबर में। और n की वैल्यू कहाँ तक कंसीडर की जाएगी, 1 2 3 4 लेस और इक्वल टू 4। क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू हम 1 2 3 4 लेंगे, तो जब यहाँ पर n के प्लेस पे 1 रखेंगे तो 5 आ जाएगा, जब n के प्लेस पे 2 रखेंगे तो 5 की पावर 2 25। फिर यहाँ से जब n की वैल्यू 3 इसमें रखेंगे तो 125 और जब n की वैल्यू 4 रखेंगे तो 5 की पावर 4 625 आ जाएगा। तो यही हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। इसके बाद में फोर्थ पार्ट है। फोर्थ में हमारे जो एलिमेंट्स हैं वो दिए गए हैं सेट में 2, 4, 6 एंड सो ऑन। तो यहाँ पर बच्चों में इसका गुण देख सकते हैं कि ये जो संख्याएं हैं ये हमारी सम संख्याएं हैं। तो हम इसको लिख लेंगे गुण के रूप में x such that x
सम संख्याएं। तो ये हमारा इस फोर्थ पार्ट हो गया। इसके बाद में ही हम फिफ्थ पार्ट देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे सेट में कुछ एलिमेंट्स दिए गए हैं 1, 4, 9 एंड सो ऑन 100। तो यहाँ पर हम इनके गुण को देखना चाहते हैं। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि यहाँ पर जो एलिमेंट्स दिए गए हैं वो नेचुरल नंबर के स्क्वायर के फॉर्म में है। जैसे हम इसको अगर लिखना चाहें तो हम इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये हमारा 1 का स्क्वायर है, ये हमारा 2 का स्क्वायर है, ये हमारा 3 का स्क्वायर है और लास्ट में हमारा 10 का स्क्वायर है। देख सकते हैं 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9 और 10 का स्क्वायर 100। तो इसलिए हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में जब लिखेंगे तो x सच दैट x इज इक्वल टू n स्क्वायर हो जाएगा, वेयर n बिलोंग टू कैपिटल N एंड n लेस आर इक्वल टू कहाँ तक एलिमेंट जा रहे हैं, 10 तक जा रहे हैं 10। इसलिए यहाँ पर जब हम एलिमेंट्स n के 1, 2, 3, 4 एंड सो ऑन 10 तक जब यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे यही टर्म्स आ जाएंगे। तो यही हमारा समुच्चय निर्माण रूप है। इसके बाद में बच्चों एक्सरसाइज 1.1 में क्वेश्चन नंबर 5 और 6 इन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड है, तो उन्हें आप अपना होमवर्क में करेंगे। अगर कोई डाउट है तो उसे आप कमेंट में लिख के पूछ सकते हैं। धन्यवाद।